अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सी लैंग्वेज सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 3 है और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डाटा टाइप्स एंड सी इनपुट्स एंड आउटपुट। तो स्टार्ट करते हैं जी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप सिंपल वर्ड्स में बताए तो जी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए होती है। अब वेरिएबल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करता है जी वेरिएबल, स्टोरेज एरिया ऑक्यूपाई करता है। अगर हमने कोई भी वैल्यू लेनी है, कोई भी डाटा जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, उस डाटा के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। फिर हमारा डाटा या वैल्यू, डाटा एंड वैल्यू में एक ही वर्ड है, यानी हम एक ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं प्रोग्रामिंग में। तो हमारी जो भी वैल्यू होती है उसको हमने किसी न किसी वेरिएबल के अंदर रखवाना होता है और वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कंपाइलर जो है वो किसी भी वेरिएबल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक हम उसको किसी न किसी टाइप में डिक्लेयर ना करें। तो फिर हमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ को रखवाने के लिए वेरिएबल लेने पड़ते हैं और वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अब जिस टाइप की हमारी वैल्यू होती है उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वैल्यू जो है, हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर होगी तो हमारा वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, वो हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो हमारे वेरिएबल की टाइप, डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो डाटा रखने जा रहा है वो इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्टर है, अगर उसमें हम करेक्टर सेव करने जा रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो हमारे वेरिएबल की टाइप क्या होगी, करेक्टर होगी। तो इसी तरह से कुछ बेसिक डाटा टाइप्स देखते हैं जी कि कौन कौन सी होती हैं। इंट है, करेक्टर है, फ्लोट, डबल, ये वही कीवर्ड्स हैं जो पिछले लेक्चर में हमने 32 कीवर्ड्स पढ़े थे। उन्हीं 32 कीवर्ड्स में हमारी डाटा टाइप्स भी होती हैं जो वेरिएबल्स की टाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, उस टाइप के हिसाब से हम लोग डाटा टाइप लेते हैं। मतलब अगर हमारा वेरिएबल इंटीजर वैल्यूज होल्ड करने जा रहा है तो हम लोग उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, इंट। अगर वो फ्लोट वैल्यूज होल्ड करने जा रहा है यानी पॉइंट्स में, तो हम उसकी डाटा टाइप फ्लोट रख लेते हैं। तो अब हर वेरिएबल के सामने उसकी स्पेस बताई गई है जी। जैसे इंट जो है वो 2 बाइट्स लेता है। अगर आप कोई वेरिएबल इंट टाइप का डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं इंट ए, तो ए मेमोरी के अंदर या तो 2 बाइट्स लेगा या 4 बाइट्स लेगा। ये जगह है, कितनी जगह घेरेगा वो मेमोरी के अंदर। एटलीस्ट कम से कम वो 2 बाइट्स लेता है और यूजुअली वो 4 बाइट्स लेता है। अब करेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8, इसी तरह से ऑनवर्ड। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इंट, करेक्टर एंड फ्लोट है। इनका हम लोग प्रैक्टिकली कंपाइलर के ऊपर काम करेंगे और चेक करेंगे कि आया किस तरह से काम करता है, और एक सिंपल प्रोग्राम हम लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, ताकि अब तक जो हमने पढ़ा है उसे हम प्रैक्टिकली करके भी देख सकें। अब आप देखें कि हर एक डाटा टाइप के सामने उसकी स्पेस और साथ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, अब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, जो भी आपने कोई भी वैल्यू रखी है वेरिएबल के अंदर, आप उसे स्क्रीन पे चेक करना चाहते हैं, तो आपके पास उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ए वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो ए की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिएगा %d। अगर हम जो वेरिएबल करेक्टर टाइप का है तो करेक्टर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमें %c यूज़ करना होगा। अभी शायद आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जैसे ही हम इसको कंपाइलर के ऊपर काम करेंगे तो आपको इसका जो मकसद है वो समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है कि इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ होता है वो %d या %i यूज़ होता है, करेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f यूज़ होता है। तो चले जी देखते हैं पहले इन डाटा टाइप को। तो इन डाटा टाइप क्या है? ऐसी डाटा टाइप जो कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो इंटीजर्स वैल्यूज़ ले सकती है। यानी देखिए आईडी क्या है कि एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगी। आईडी से नाम से ही ज़ाहिर है ना कि कोई इंटीजर वैल्यू होगी। कि किसी की आईडी है 5169, तो आप किसी की आईडी सेव करवाने जा रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपके प्रोग्राम में आपने वो वैल्यू जो आप आईडी सेव करवाने जा रहे हो उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो आप वेरिएबल का नाम भी आईडी रख देते हो। ठीक है, आप आईडी वेरिएबल का नाम भी रख देते हो। अब वो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, उसके साथ आपको डाटा टाइप भी बतानी है। तो हमारा यहाँ पे आईडी किस टाइप का है, आईडी वेरिएबल इंट टाइप का आईडी वेरिएबल हो गया। इसी तरह से आप एज देखो, तो एज भी क्या है, इंटीजर में है। तो आप किसी यूज़र से उसकी एज गेट कर रहे हो या एज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहे हो, तो आपको जो वेरिएबल चाहिए होगा किस टाइप का चाहिए होगा, इंट टाइप का चाहिए होगा। तो दिस इज़ द इंट डाटा टाइप।
नेक्स्ट मूव करते हैं जी फ्लोट एंड डबल। तो जब आपकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आती हैं तो हमें फ्लोट और डबल डाटा टाइप्स की ज़रूरत होती है, और ये दोनों ही पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे सैलरी है तो वो आपकी कुछ अमाउंट्स पॉइंट में भी हो सकती है, प्राइस जो होती हैं वो भी पॉइंट्स में हो सकती है। तो जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं ये ज़्यादातर रियल नंबर होल्ड करता है, तो रियल नंबर में हमारे पास पॉइंट्स भी आ जाते हैं ना। तो ऐसी वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए हमें पॉइंट, सिंपल वर्ड में बता रही हूँ ना कि अगर आप अभी क्या है बेसिक लेवल पे हम लोग तो पॉइंट्स को ज़हन में रख लें कि पॉइंट्स की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें फ्लोट और डबल की ज़रूरत पड़ती है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल? देखिए दोनों ही जो हैं वो फ़र्ज़ कर लें, अभी यही सोचते हैं कि दोनों ही जो है वो पॉइंट्स वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होती हैं, बट फ़र्क ये है दोनों में कि फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है और डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है। अगर आपकी वैल्यू बड़ी है एंड थॉट डैट कि अगर हमारा जो वेरिएबल अगर हम फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं तो हमारी वो वैल्यू सारी फ्लोट के डिक्लेयर्ड हुए वेरिएबल में नहीं आ सकती, हमें ज़्यादा जगह चाहिए, तो आप डबल का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, यानी जो वेरिएबल है वो डबल से डिक्लेयर कर सकते हैं। साइज़ का डिफरेंस पाया जाता है जिसमें। तो ये होगी जी फ्लोट एंड डबल। करेक्टर की तरफ जाते हैं, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल ऐसा हमें चाहिए जिसमें हम करेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसके लिए हम लोग करेक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट वेरिएबल है जो एज करेक्टर को होल्ड कर रहा है और इसकी डाटा टाइप क्या है, यहाँ पे करेक्टर है। इसी तरह से वॉइड कीवर्ड, चूँकि आज के लेक्चर में मैंने वॉइड का इस्तेमाल करना था इसलिए मैं इस कीवर्ड को भी ऐड किया है। वॉइड एक कीवर्ड है, इट्स नॉट डाटा टाइप, हम इसको रिटर्न टाइप कह सकते हैं। जब हम ये अक्सर हम कीवर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम इसे किसी फंक्शन के साथ लगाना होता है और फंक्शन से पहले इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं एज रिटर्न टाइप, और जब हमें उस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कराना तो हम उसके लिए वॉइड का कीवर्ड यूज़ कर देते हैं। ये वाला कीवर्ड किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं होता, इसको हम कह सकते हैं ये एक इनकम्प्लीट डाटा टाइप है, दैट रिटर्न नथिंग, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ऐसा फंक्शन जिससे कुछ रिटर्न नहीं कराना उसके साथ आप वॉइड का कीवर्ड लगा देते हैं। चले नेक्स्ट आते हैं जी सी इनपुट एंड आउटपुट की तरफ। हमने डाटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होती है और जिस टाइप की वैल्यूज़ वेरिएबल होल्ड करनी है वेरिएबल उसी टाइप का डिक्लेयर किया जाता है। अब आते हैं इनपुट एंड आउटपुट की तरफ। देखें हम लोग ने प्रोग्राम्स बनाने हैं, इसके ऊपर हम लोग रिजल्ट भी स्क्रीन के ऊपर टेस्ट के लिए प्रिंट करवाएंगे, यूज़र से भी कभी इनपुट लेंगे और उन इनपुट्स के ऊपर हम लोग कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमें इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो अब स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को एज टेस्ट प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं जी, प्रिंट एफ फंक्शन होता है जी। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं, जो फंक्शन ऑलरेडी बने हों और हम बस उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये फंक्शन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, प्रिंट एफ के नाम से होता है। हम इसको क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन के ऊपर सेंड करते हैं, मतलब हम लोग जो भी रिजल्ट प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है, यानी हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो उसको देखते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम देखें, इसमें हमें सबसे पहले टॉप के ऊपर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। ये लाइब्रेरी जो है वो हर प्रोग्राम से ऊपर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इस लाइब्रेरी में हमारे वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं बने हुए। अगर हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करते तो हम इन फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। ये फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन है। आप इस फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस लाइब्रेरी को हम इसी तरह से लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मेन हमारा ये फंक्शन है। अभी आप यहाँ से इंट को भी इग्नोर कर दें, अभी आप सिर्फ मेन की तरफ फोकस करें क्योंकि इंट की जगह हम लोग वॉइड का कीवर्ड अभी यूज़ करने जा रहे हैं। तो मेन आपका एक फंक्शन होता है, ये भी बिल्ट इन होता है। और अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन जो है वो इस फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो ये वाला फंक्शन जो है आपके प्रोग्राम के अंदर ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका कंपाइलर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। जब भी आप प्रोग्राम राइट डाउन करते हो तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है क्योंकि मेन फंक्शन से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी होती है और जो भी कमांड जो है वो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी होती है कंपाइलर ने उसी को एग्जीक्यूट करना होता है। तो अभी हम इस फंक्शन में क्या करें, सिंपली स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं जो क्या करेगा, मैसेज प्रिंट सी प्रोग्रामिंग। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, मेन का फंक्शन लिखेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, इसको हम बोलते हैं जी मेन की बॉडी।
और इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक मैसेज। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अभी हम सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं। तो मूव करते हैं जी अपने, मैं यहाँ पे डेव C++ स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट C एंड ओके। आप इस प्रोजेक्ट का नाम दे दें माय फर्स्ट प्रोग्राम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना था, टॉपिक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी जो कि है stdi.h। उसके बाद मेन फंक्शन, और मैंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने इंट यूज़ किया हुआ है। अभी हम इंट नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे वॉइड, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर जो काम हो रहा है हमें बस वही करवाना है, उस फंक्शन से हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाना। तो जब किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न ना करवाना हो तो उसके लिए हम लोग वॉइड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वॉइड मेन। आगे आप कर्ली ब्रेसेस ऐड करें और मैसेज प्रिंट कराने के लिए लिखें प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एग्जीक्यूट पे जाएं, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे हमें अपनी सी यानी हमारी सोर्स फाइल जो सी एक्सटेंशन से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेव होगी उसका नाम देंगे। तो कुछ भी नाम रख लें, सी लैंग्वेज रख लें या सी लैंग्वेज मैसेज रख लें। सेव किया, अब ये कंपाइल होना शुरू हो गया। तो देखते हैं जी हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखें स्क्रीन के ऊपर वही मैसेज प्रिंट हो गया आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था एज इट इज़। तो ये है जी आउटपुट का प्रोग्राम, और आउटपुट के लिए हमें हमेशा प्रिंट एफ का फंक्शन ही यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, इसको अब हम क्लोज कर देते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इनपुट आउटपुट्स, अब देखें सी का प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है वो यहाँ पे बता रहा है। सी के फंक्शन के अंदर आपका मेन फंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कोड की एग्जीक्यूशन हमेशा इसी फंक्शन से होती है। जैसे हमने सबसे पहले मेन का फंक्शन ऐड किया, उसके बाद वो बता रहे हैं कि प्रिंट एफ क्या होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करता है और उसको प्रिंट करता है। अगर आपने इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर यानी जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसके अंदर आपने जो भी लिखा है, जो भी स्ट्रिंग लिखी है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। और प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसके लिए हमें टॉप के ऊपर ये हेडर फाइल, इसको हम हेडर फाइल भी बोलते हैं, लाइब्रेरी भी बोलते हैं, ये ऐड करना ज़रूरी होता है। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें और रिटर्न ज़ीरो वगैरह को भी इग्नोर कर दें। अभी हमने क्योंकि हमने इंट की जगह पे क्या यूज़ किया था, वॉइड यूज़ किया था, तो अभी बस उसकी तरफ फोकस करें। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी कि एक इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना और फिर वही वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना। तो मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। अभी इसी प्रोग्राम के अंदर एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस लाइन को भी रिमूव कर देते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी, उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करूँगी और वही वैल्यू मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाऊँगी। तो अभी मैं एक इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल को देने जा रही हूँ, तो फिर मेरी डाटा टाइप क्या होगी, इंट। वेरिएबल का नाम ए रख ले, कुछ भी आपकी मर्जी से। मैं ए को असाइन करने जा रही हूँ 10। अब मेरा ए जो है इस वेरिएबल को पहले मैंने डिक्लेयर किया और साथ ही मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी एक वैल्यू भी असाइन कर दी। अब ये ए जो है मेमोरी में 4 बाइट्स ले चुका है और 4 बाइट्स जो लिए हैं उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर कर चुका है। अब मुझे देखना है कि आया ए के अंदर वाकई 10 गया है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए लिखना होगा प्रिंट एफ। अब मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर हमें इंटीजर की वैल्यू यानी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा %d। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, कॉमा लगाना है ए। अब क्या है, ए के अंदर जो वैल्यू है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से ए के अंदर जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो चलें जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये देखें जी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, 10, यानी कि हमारे ए के अंदर वाकई 10 की वैल्यू स्टोर हो गई थी जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई थी। सो ये है जी कि इंटीजर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल
और यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ए इज़ इक्वल और परसेंट डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चले एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए जी, ए इज़ इक्वल टू 10, सॉरी 2 नहीं लिखा बट ए इज़ इक्वल 10। सो ये हो गया जी हमारा सिंपल एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना। अभी हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं आपको बताती हूँ एक फ्लोट वेरिएबल किस तरह से ले सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। हम लेते हैं फ्लोट, इसको भी अभी ख़त्म कर दें फ्लोट, और इसका भी आप ए ही रख लें, और मैं इसको वैल्यू देने जा रही हूँ 20.5। ठीक है जी। अब मुझे अगर ए की वैल्यू जिसमें 20.5 पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ। अब इंटीजर में हम यूज़ कर रहे थे परसेंट डी, लेकिन जब हम फ्लोट के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करना है, परसेंट एफ, और सॉरी एफ और कॉमा और आप लिखें ए। तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो परसेंट एफ की मदद से यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, कंपाइल एंड रन। तो आप ये देखें फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि ये 4 बाइट्स ले रहा है तो बाकी के इसने बाइट्स भी 0 से कवर कर दिए। नेक्स्ट है जी, फ्लोट हो गया। अब हम थोड़ा करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग एक करेक्टर किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं करेक्टर है, इसको मैं सी रख लेती हूँ, और इसमें मैं करेक्टर रखने जा रही हूँ जी, डी रखने जा रही हूँ। डी एक करेक्टर है जो मैं सी वेरिएबल में रखने जा रही हूँ, और इसकी मैंने डाटा टाइप करेक्टर डिक्लेयर किया है। तो अब मैं ये वाला प्रिंट एफ क्या कहती हूँ, प्रिंट एफ। अब करेक्टर के लिए हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था वो था परसेंट सी, और यहाँ पे आप कॉमा लगाएं, और सी हमारा वेरिएबल है, सी हमारे वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और रख लेती हूँ, माई वॉर रख लेती हूँ, और मैं यहाँ पे भी माई वॉर लिख देती हूँ। अब माई वॉर के अंदर मैंने क्या करेक्टर रखा है, डी। अब डी जो है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से प्रिंट हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें जी, डी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से मैंने आपको तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और उनको वैल्यूज असाइन करना और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना बताया। अब चूंकि हमारा टॉपिक था इनपुट्स एंड आउटपुट, अब आउटपुट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बट इनपुट्स कैसे लेनी है। जैसे अब देखो, रियल लाइफ में हम लोग अक्सर ऐसी एप्लीकेशंस देखते हैं जिसमें हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, यानी हम एप्लीकेशन हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रही होती है। जैसे पूछ दिया एंटर योर यूज़र नेम, या कहती है एंटर पासवर्ड, या एंटर एड्रेस, या एंटर एज। तो इस तरह से क्या होता है, इनपुट ली जा रही होती है, और फिर उन इनपुट पे आप मैनिपुलेट होके आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस होती है। ठीक है, इसी तरह से सी के अंदर किस तरह से जब आप एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें सी में इनपुट कैसे ली जाएगी, उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो होता है जी स्कैन एफ। अब मैं आपके सामने एक सिंपल प्रोग्राम लिखती हूँ, जिसमें मैं एक यूज़र से वैल्यू लूँगी, मैं उसे कहूँगी एंटर योर एज। अब यूज़र जो भी एज डालेगा उसे मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाऊँगी। तो मैंने यूज़र से पहले क्या लेना है, एज। अब वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा, आया 18 एज ऐड करता है, 20 करता है, जो भी यूज़र की एज है वो मुझे देता है। मुझे उसकी एंटर की हुई एज को एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है। तो वेरिएबल के अंदर सेव कराने के लिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब यहाँ पे मैं इनिशियलाइज नहीं कर रही क्योंकि मैं यूज़र से वैल्यू लेने जा रही हूँ। अब मैंने एक यूज़र को मैसेज देना है, मुझे उसे कहना है कि प्लीज़ एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंटर योर एज। ये एक मैसेज है उसकी हेल्प के लिए, और ये जब जैसे ही यूज़र एज एंटर करेगा तो मेरा एक फंक्शन है स्कैन एफ, जो कि इस लाइब्रेरी की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्रिंट एफ की तरह एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं स्कैन एफ यूज़ करती हूँ। अब मुझे वैल्यू किस टाइप की चाहिए, इंटीजर टाइप की मैं स्कैन करने जा रही हूँ, तो फिर यहाँ पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ होगा, और किस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रखवाने जा रही हूँ, जो यूज़र एंटर करने वाला है एज वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंड एज। एंड एज का क्या मतलब है जी,
एंड एज जो है वो बेसिकली जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा वो इस एज के वेरिएबल के एड्रेस पे जाके सेव होगी। एंड इज़ यूज फॉर एड्रेस, तो इसका मतलब है कि एज वेरिएबल का जो एड्रेस है, जो यूज़र ने वैल्यू डाली है, वो उस एड्रेस पे जाके, यानी मेमोरी के अंदर जो भी एड्रेस है उसके अंदर जाके सेव हो जाए। अब जब वो सेव हो गई, जब यूज़र यहाँ वैल्यू डालेगा वो इसके अंदर आ जाएगी और फिर मैं इसको प्रिंट करवा लूँगी। तो प्रिंट एफ, और प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, %d, और लास्ट पे हम लिखेंगे एज एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसको जी। तो कंपाइल एंड रन। तो मुझसे वो सबसे पहले पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैं अगर अपनी एज डालती हूँ एंटर 23, तो वो बाद में वही वैल्यू प्रिंट भी कर रहा है। जो भी मैंने एज ऐड की वही एज स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट भी कर रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक मैसेज लिखवा दें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, योर एज इज, और आगे इसी तरह से आप कॉलन लगा दें। तो एज, जो भी एज आप यूज़र ने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर दी है वो इस %d की जगह पे ऐड हो जाएगी। तो इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। दोबारा पूछा है 23 ऐड की और वो कहता है योर एज इज़ 23। ओके जी, सो ये था हमारा जी डाटा टाइप्स के साथ काम और सी इनपुट आउटपुट के साथ। तो आई होप आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।